हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम बात करेंगे राउल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। कहने का मतलब आज हम राउल्स लॉ एंड हेनरी लॉ इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे इन दोनों लॉज में क्या सिमिलरिटीज हैं। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, द वेपर प्रेशर ऑफ ए वोलेटाइल कंपोनेंट इन ए गिवन सॉल्यूशन इज गिवन बाय Pi इक्वल टू xi P0i। तो राउल्ट ने ये एक फॉर्मूला दिया था Pi इक्वल टू xi P0i। कहने का मतलब किसी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब किसी सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट का जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन रहेगा उतनी ज्यादा उसकी वेपर्स बनेंगी, और जितनी ज्यादा उसकी वेपर्स बनेंगी उतना ही ज्यादा उसका प्रेशर रहेगा सॉल्यूशन में। कहने का मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। इन द सॉल्यूशन ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, वन ऑफ द कंपोनेंट इज सो वोलेटाइल दैट इट एग्जिस्ट एज गैस। तो जब भी हम गैस एंड लिक्विड का सॉल्यूशन बनाते हैं तो इन दोनों कंपोनेंट्स में से एक ज्यादा वोलेटाइल होता है, और ये वोलेटाइल कंपोनेंट है गैस। कहने का मतलब राउल्ट ने जिस मोर वोलेटाइल कंपोनेंट की बात की थी वो थी गैस। तो राउल्ट ने क्या किया था? राउल्ट ने गैस को मोर वोलेटाइल बोला था, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। मगर हेनरी ने क्या किया था? एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इट्स सॉल्युबिलिटी इज गिवन बाय हेनरीज लॉ विच स्टेट दैट। मगर हेनरी ने क्या कहा था? P इक्वल टू KHX। कहने का मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो हेनरी ने कहा था कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ही गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो पाएगी। कहने का मतलब गैस की सॉल्युबिलिटी या गैस का मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कहने का मतलब जितना ज्यादा प्रेशर देंगे उतनी ज्यादा गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो पाएगी। तो ये लॉ एंड ये लॉ, कहने का मतलब राउल्स लॉ एंड हेनरीज लॉ दोनों कुछ सिमिलर बात कर रहे हैं। इफ वी कंपेयर द इक्वेशन फॉर राउल्स लॉ एंड हेनरीज लॉ, इट कैन बी सीन दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट और ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। तो जब भी हम राउल्स लॉ एंड हेनरी लॉ इन दोनों को कंपेयर करके देखें तो हमें पता चलेगा कि ये दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो ये दोनों सेम बात कर रहे हैं। ओनली द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KH डिफर फ्रॉम P01। केवल किसका फर्क है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का। देखिए इन दोनों को कंपेयर करके, यहाँ भी प्रेशर है, यहाँ भी प्रेशर है, यहाँ भी मोल फ्रैक्शन है एंड यहाँ भी मोल फ्रैक्शन है, मगर यहाँ पर कांस्टेंट P0i है एंड यहाँ पर KH है, हेनरी कांस्टेंट है। तो ओनली कांस्टेंट का फर्क है, बाकी अगर देखा जाए तो बात तो सेम ही बोल रहे हैं दोनों। प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, तो बात तो सेम ही है मगर ओनली कांस्टेंट का फर्क है। Thus, Raoult's law becomes a special case of Henry's law in which KH becomes equal to P01। तो यहाँ पर ओनली कांस्टेंट का फर्क था और ये कांस्टेंट एक दूसरे के इक्वल हो गए। नेक्स्ट है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। अब हम ऐसे सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बारे में बात करेंगे जिनमें लिक्विड में कोई सॉलिड डिसॉल्व हो, जैसे वाटर में शुगर डिसॉल्व कर दो तो ये क्या हो गया? ये लिक्विड में सॉलिड डिसॉल्व हो गया। तो ऐसे ही सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। Another important class of solution consists of solids dissolved in liquid. For example, sodium chloride, glucose, urea and cane sugar in water, and iodine and sulfur dissolved in carbon disulfide. अब हम कौन से सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं जिनमें लिक्विड में कोई
सॉलिड डिजोल्व हो, जैसे वाटर में हम सोडियम क्लोराइड डिजोल्व कर दें, या वाटर में ग्लूकोज डिजोल्व कर दें, या वाटर में यूरिया या केन शुगर, इनमें से किसी को डिजोल्व कर दें, तो हमें लिक्विड प्लस सॉलिड का एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। या फिर आयोडीन और सल्फर, इन दोनों में से किसी को कार्बन डाइसल्फाइड में डिजोल्व कर दें, तो हमें क्या मिलेगा? हमें लिक्विड एंड सॉलिड का एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। और उसके वेपर प्रेशर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज सॉल्यूशंस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्योर सॉल्वेंट्स। तो जब हम लिक्विड एंड सॉलिड इन दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना लेते हैं, तो इसका वेपर प्रेशर या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं प्योर सॉल्वेंट से। कहने का मतलब, अगर मैं वाटर को बॉयल करूं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ अलग होगा, मगर मैं जब उसमें कुछ शुगर या सॉल्ट या यूरिया इनमें से किसी को डिजोल्व कर दूं, तब हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा और इस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी प्योर वाटर से बिल्कुल डिफरेंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल वेपर प्रेशर। तो यहाँ पर हम वेपर प्रेशर के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए एग्जाम्पल वेपर प्रेशर का दे दिया है। कहने का मतलब, अगर हम प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की बात करें तो वो अलग होगा, एंड सॉल्वेंट में जब हम कोई और सॉलिड ऐड कर दें तब एक सॉल्यूशन मिलेगा, तो उसका वेपर प्रेशर कुछ अलग होगा। तो प्योर सॉल्वेंट का एंड उस सॉल्वेंट के सॉल्यूशन का, इन दोनों का वेपर प्रेशर डिफरेंट होगा। वी हैव लर्न इन यूनिट 5 क्लास 11th दैट liquids at a given temperature vaporize, and under equilibrium conditions the pressure exerted by vapors of the liquid over the liquid phase is called the vapor pressure। तो हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था, जब भी हम किसी लिक्विड को बॉईल करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो वेपराइज हो जाता है। कहने का मतलब वो वेपर में चेंज हो जाता है, और जैसे ही वो वेपर में चेंज होता है, जितना लिक्विड वेपर में चेंज होता है उतनी ही वेपर फिर से लिक्विड में चेंज हो जाती हैं, फिर से लिक्विड वेपर में चेंज होता है, एंड वेपर फिर से लिक्विड में चेंज हो जाती हैं। तो वेपर्स का लिक्विड में चेंज होना एंड लिक्विड का वेपर में चेंज होना, ये दोनों प्रोसेस एक साथ होने लगते हैं, और इसी कंडीशन को बोलते हैं कि हमारा सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में आ गया है। तो इस इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर ये वेपर्स हैं, लिक्विड की जो वेपर्स हैं, ये लिक्विड पर एक प्रेशर क्रिएट करने लगती हैं, और इसी प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। इन ए प्योर लिक्विड द एंटायर सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। इफ द नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज एडेड टू ए सॉल्वेंट टू गिव ए सॉल्यूशन, फिगर नंबर 2.4b, द वेपर pressure of the solution is solely from the solvent alone. This vapor pressure of the solution at a given temperature is found to be lower than the vapor pressure of the pure solvent at the same temperature. तो इसे समझने के लिए फिगर नंबर 2.4 को देखिए। फिगर नंबर 2.4 में दो फिगर दे रखे हैं, फिगर नंबर ए एंड बी। तो ए वाले फिगर को देखिए, इसमें प्योर सॉल्वेंट है एंड इसकी सरफेस पर ओनली प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, और जब भी हम इस सॉल्वेंट को हीट देंगे तो ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स वेपर्स में चेंज हो जाएंगे, और ये वेपर्स जो भी प्रेशर क्रिएट करेंगी वो इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर रहेगा। तो कहने का मतलब, इस कंडीशन में जो प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट का है। एंड फिगर नंबर बी को देखिए, फिगर नंबर बी, इसमें क्या दे रखा है? इसमें प्योर सॉल्वेंट में जब हमने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स कर दिया है उसको दिखाया है। तो इसमें मैंने क्या किया है, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स कर दिया। तो अब क्या होगा, सरफेस पर पहले क्या था, सरफेस पर सॉल्वेंट के पार्टिकल थे, ओनली सॉल्वेंट के पार्टिकल, मगर अब मैंने नॉन वोलेटाइल को मिक्स कर दिया है, तो कुछ पार्टिकल नॉन वोलेटाइल के सरफेस पर आ जाएंगे। अब क्या होगा, एंड जो भी पार्टिकल सरफेस पर होते हैं वही वेपर्स बना सकते हैं।
तो नॉन वोलेटाइल तो सरफेस पर आ जाए चाहे सॉल्यूशन में चला जाए नीचे, ये तो वेपर्स बनाने वाला है नहीं। मगर इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने सॉल्वेंट के पार्टिकल को भी सरफेस पर नहीं आने दिया और इसकी वजह से ये खुद तो वेपर्स बना नहीं रहा था, ऊपर से सॉल्वेंट को भी वेपर्स नहीं बनाने दी और वेपर प्रेशर इस सॉल्यूशन का बहुत कम हो गया। कहने का मतलब जो नॉन वोलेटाइल था वो वेपर्स बना नहीं रहा था, तो इसलिए पूरा वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा था, सॉल्वेंट पर, और सॉल्वेंट के पार्टिकल को भी इसने सरफेस पर नहीं आने दिया। इसलिए इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पहले से कम हो गया। तो इसलिए जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाता है। जब वो प्योर था तो वो अकेला वेपर्स बना सकता था, लेकिन जैसे ही उसमें नॉन वोलेटाइल को मिक्स किया तो उसने सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को कम कर दिया। इन द सॉल्यूशन the surface has both solute and solvent molecules, thereby the fraction of the surface covered by solvent molecules gets reduced. Consequently, the number of solvent molecule escaping from the surface is correspondingly reduced. Thus, the vapor pressure is also reduced. तो वही जो मैंने अभी समझाया कि सरफेस पर पहले मोल फ्रैक्शन किसका था, ओनली सॉल्वेंट का, और अब सॉल्यूट भी ऐड हो गया तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का मोल फ्रैक्शन सरफेस पर आ गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट सरफेस पर कम हो गया, तो इसलिए जो सॉल्वेंट के पार्टिकल इस सॉल्यूशन को छोड़ के वेपर्स में चेंज हो रहे थे वो कम हो गया, इसलिए इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी कम हो गया। The decrease in the vapor pressure of solvent depends on the quantity of non-volatile solute present in the solution irrespective of its nature. तो अभी जो मैंने बताया कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो गया था, तो तुम्हें लगा होगा कि इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इसलिए कम हो गया क्योंकि उसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया था, मगर ऐसा नहीं है। तुम्हें लगा होगा कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल इन नेचर है, मीन्स वो वेपर्स नहीं बना पा रहा है, इसलिए इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया है, ऐसा लगा होगा आपको, मगर ऐसा नहीं है। इस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर कम हुआ है वो सॉल्यूट के नॉन वोलेटाइल नेचर की वजह से नहीं हुआ, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की क्वांटिटी की वजह से हुआ है। कहने का मतलब अगर इस सॉल्वेंट में अगर मैं ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देती तो सरफेस पर ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स आ जाते और वो इस सॉल्यूशन को और वो इस सॉल्वेंट को वेपर्स में चेंज नहीं होने देते। और अगर मैं इसमें कम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रही हूँ तो यहाँ पर कम पार्टिकल्स आएंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के, और जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो उतना अफेक्ट नहीं होगा। तो इसके क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो कितना कम हो सकता है। दूसरा यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय एडिंग 1 मोल ऑफ सुक्रोज टू 1 किलोग्राम ऑफ वाटर इज नियरली सिमिलर टू दैट प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग 1 मोल ऑफ यूरिया टू द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो 1 किलो वाटर में अगर हम चाहे हम 1 मोल सुक्रोज का मिलाएं या 1 मोल यूरिया का मिलाएं, दोनों ही केसेस में जो लोअर इन वेपर प्रेशर है, कहने का मतलब वेपर प्रेशर कम होगा, वो दोनों में ही बराबर होगा। वो इन दोनों के नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा कि ये नॉन वोलेटाइल है, वो क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हमने इसका भी 1 मोल ऐड किया है और दूसरी जगह ये इसका भी 1 मोल ऐड किया है, तो दोनों केस में हमने इनकी क्वांटिटी सेम ली है, इसलिए लोअर इन वेपर प्रेशर सेम है। तो इनकी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना कम होगा। राउल्स लॉ इन इट्स जनरल फॉर्म
can be stated as for any solution the partial vapor pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction। तो राउल्ट ने भी ये कहा था कि किसी वोलेटाइल कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर सॉल्यूशन में उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब सॉल्यूशन में वोलेटाइल कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर होगा सॉल्यूशन में। इन ए बाइनरी सॉल्यूशन लेट अस denote the solvent Y1 and solute Y2 when the solute is non-volatile only solvent molecule are present in the vapor phase and contribute to vapor pressure let P1V। तो राउल्ट के हिसाब से ओनली वोलेटाइल कंपोनेंट ही वेपर्स बनाएगा और वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वोलेटाइल कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पर ही डिपेंड करेगा। इसलिए अगर हम सॉल्वेंट को कंपोनेंट 1 मान लें एंड सॉल्यूट को कंपोनेंट 2 मान लें, इस केस में ओनली वोलेटाइल कंपोनेंट मीन्स सॉल्वेंट ही वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा क्योंकि नॉन वोलेटाइल वेपर नहीं बना पा रहा है। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट x1 v इट्स मोल फ्रैक्शन p0i v इट्स वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट देन अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। तो सॉल्यूशन में इस सॉल्वेंट ने जो प्रेशर क्रिएट किया है उसको अगर हम P1 मान लें और इसके मोल फ्रैक्शन को x1 मान लें और प्योर सॉल्वेंट के प्रेशर को P0i मान लें तो ये राउल्स लॉ के हिसाब से हो जाएगा P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन x1। कहने का मतलब और इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर P01 आ जाएगा कांस्टेंट। तो इसके हिसाब से सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओनली वोलेटाइल कंपोनेंट या सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के। एंड यहाँ पर ग्राफ देखिए, यहाँ दे रखा है ये है इधर वेपर प्रेशर एंड इधर दे रखा है मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन 0 है एंड इधर की साइड बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो ओनली सॉल्वेंट पर इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा। द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P0i। एंड ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये किसके इक्वल है? जब सॉल्वेंट बिल्कुल प्योर था तब उसने जो प्रेशर बनाया था उस प्रेशर के इक्वल है P01 की वैल्यू। ए प्लॉट बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज लीनियर। तो इन दोनों के वेपर प्रेशर एंड इस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के बीच में जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है वो लीनियर है। कहने का मतलब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका वेपर प्रेशर भी सॉल्यूशन में बढ़ेगा।